नमस्कार, मैं सुमित स्वर्णकार आपका स्वागत करता हूं हमारी ऑनलाइन क्लास में। हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग और उसी सीरीज़ में आज हम आ गए हैं हमारे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन के ऊपर। आज का सेशन में हम कुछ इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के टर्म्स को समझेंगे, जिन टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम उसको समझ पाएंगे उसके बाद ही हम हमारी जो एक्चुअल अकाउंटिंग है, जो रिकॉर्डिंग वाला पार्ट है, उसको कर पाएंगे। क्योंकि डे टू डे लाइफ में जब बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हमारे सामने आएंगे तो उसमें ये इम्पॉर्टेंट टर्म्स हमारे सामने होंगे। तो उस पर्टिकुलर समय में हमको उनको अच्छे से समझना है और अकॉर्डिंगली उनको हमको रिकॉर्ड करना है। तो उम्मीद करता हूँ आज के इस सेशन से आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल कंटेंट मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका आता है बिजनेस ट्रांजैक्शन। देखिए, मैक्सिमम चीज़ों में क्या होगा ना, हम सिंपल इंग्लिश को यूज़ कर रहे हैं एंड आप उसको समझ पाओगे। कुछ एक आध टर्म ऐसे आएंगे जो आपके लिए नए होंगे, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो बहुत अच्छे से समझा सकूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने आता है बिजनेस ट्रांजैक्शंस। क्या होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन? ए बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इवेंट वेयर वैल्यू इज एक्सचेंज्ड बिटवीन टू और मोर पार्टीज। जी हाँ, ये एक ऐसा इवेंट है जहाँ पर वैल्यू का एक्सचेंज होता है दो लोगों के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि मैं आपको ये स्टाइलस बेच रहा हूँ, तो मैंने आपको स्टाइलस बेचा, बदले में मैंने आपसे 2000 रुपये लिए, ठीक है। यहाँ पर आप इस एग्जाम्पल को देख लीजिए। आप अगर कुछ ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो तो यहाँ आपने क्या किया, आपने कार्ड से पेमेंट किया और सामने वाले ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने क्या किया, आपको आपका गुड्स दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पार्टी 1 पार्टी 2, इन दो पार्टियों के बीच में क्या हो रहा है, एक लेन देन हो रहा है, एक लेन देन हो रहा है जिसका कुछ एक वैल्यू है। तो ये इसको हम बोल सकते हैं इट्स अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये बहुत ही सिंपल था। अब अपने बिजनेस टर्म्स में सोचते हैं। मान लीजिए आपकी कोई एक फैक्ट्री है जहाँ पर आप कुछ सामान प्रोड्यूस करते हो, मैन्युफैक्चरिंग करते हो। तो आप क्या करते हो, आपको सामान बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। आपने क्या किया, आप मार्केट में गए, मार्केट में जाके आपने उस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल को बाय किया। तो जिस दुकानदार से आपने वो रॉ मटेरियल खरीदा और बदले में आपने उसको पैसे दिए, तो ये क्या हो गया, आपका एक बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब आपको लग रहा होगा कि हम इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं। याद कीजिए हमारी फर्स्ट क्लास जहाँ पर हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन को समझा था, जहाँ पर हमने क्या बोला था कि अकाउंटिंग यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे जिसको आप मनी टर्म्स में मेजर कर सकते हो। तो इसीलिए इस चीज़ को समझना जरूरी था। यहाँ पर बात होती है आपकी इवेंट की। तो सिंपली एक इवेंट हो तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे, जैसे मैंने बताया था। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके यहाँ पर नए मैनेजिंग डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है, आपकी कंपनी में नए एमडी का अपॉइंटमेंट होता है, तो वो क्या हो गया, एक इवेंट हो गया, लेकिन वहाँ पर वैल्यू एक्सचेंज नहीं हुई दो पार्टियों के बीच में। तो इसीलिए हम इस चीज़ को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इवन दो ये जो अपॉइंटमेंट हुआ, ये जो इवेंट हुआ है, ये आपकी कंपनी के लिए ओवरऑल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, वैल्यू क्योंकि एक्सचेंज नहीं हो रही है, इसीलिए इस इवेंट को हम यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे और इसीलिए ये इवेंट आपका बिजनेस ट्रांजैक्शंस नहीं कहलाएगा। बहुत ही सिंपल था ये। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म आता है आपका इवेंट, जो कि अभी हमने पहली वाली डेफिनेशन के साथ साथ थोड़ा बहुत समझ लिया था। क्या कहता है इवेंट? एन इवेंट इज एन ऑकरेंस दैट कैन इम्पैक्ट अ बिजनेस फाइनेंशियल पोजीशन। जी हाँ, हर वो इवेंट, हर वो एक ऑकरेंस जो कि इम्पैक्ट कर सकता है आपके बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को, उसको हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के टर्म में इवेंट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, सेल्स, परचेज, लोन्स एटसेट्रा। अब आप खुद सोच कर देखिए, आपका फाइनेंशियल पोजीशन को इम्पैक्ट करता है वो चीज़। आपके पास 100 रुपये कैश में थे, आपने एक सामान क्या किया, परचेज किया। तो आपने क्या किया, लेट्स सपोज आपने ₹80 का कोई एक सामान परचेज किया, तो जो आपका फाइनेंशियल पोजीशन था 100 रुपये का कैश, वहाँ से 80 रुपये बाहर की ओर चले गए, मतलब आपके बिजनेस से
बाहर चले गए, तो यहाँ पर क्या हुआ, आपके फाइनेंशियल्स को इम्पैक्ट हुआ, तो इसीलिए ये एक इवेंट कहलाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए आज आपके पास 100 रुपये बैंक में बैलेंस पड़ा था, कैश या फिर बैंक, आपके पास बैंक में बैलेंस पड़ा था। अब आप क्या किए, आप गए बैंक के पास और आपने बैंक से एक लोन ले लिया आपके बिजनेस में यूज़ करने के लिए। तो जब आपने बैंक से लोन लिया, आपके पास लेट सपोज 200 रुपये का आपने लोन लिया, तो 100 रुपये ऑलरेडी थे आपके बैंक में, अब 200 रुपये लोन का भी आ गया, तो टोटल आपके पास अब 300 रुपये हो गए। तो देखिए ये एक ऐसा इवेंट हुआ जो आपके बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को इम्पैक्ट कर गया। ठीक है, इनटू एक और एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूं कि भैया मैं आपको पैसे दूंगा, सिर्फ बात कर रहा हूं लेकिन एक्चुअली में दिया नहीं है, तो क्या ये जो इवेंट हुआ आपका और मेरा बात करने का जो इवेंट हुआ, क्या उससे हमारे बिजनेस के फाइनेंस के ऊपर कुछ इम्पैक्ट पड़ा क्या? नहीं, तो उस केस में वो यहाँ पर इवेंट नहीं कहलाया जाएगा, जिसे कि हम एक और शब्द में आगे चल के लेजर भी बोलेंगे। एंड बहुत ही सिंपल मीनिंग है, अकाउंट मतलब क्या, आपके बिजनेस में बहुत सारे चीज़ों के साथ आप डील करोगे, तो बहुत सारे पैसे आएंगे अलग अलग सोर्सेस से, बहुत सारे पैसे जाएंगे अलग अलग सोर्सेस पे, तो कौन सा पैसा कहाँ से आया और कौन सा पैसा कहाँ पर गया, इन सब चीज़ को हमको क्या करना पड़ेगा, हमको क्लासीफाई करके एक ग्रुप बनाना पड़ेगा। याद कीजिए फर्स्ट क्लास अकाउंटिंग की डेफिनेशन, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग, ऐसा हमने पढ़ा था, आपको याद होगा। तो जो क्लासीफाइंग वाला पार्ट है वो आपका होगा इस अकाउंट में। हम क्या करते हैं बेसिकली, आप एक इलस्ट्रेशन देख लीजिए, क्या होगा कि एक पर्टिकुलर पार्टी का जितना भी पैसा उससे आया और जितना भी पैसा उससे गया, आप यहाँ पर रिकॉर्ड करोगे डेट वाइज। ठीक है, मान लीजिए कि आप रिलायंस कंपनी के साथ डील करते हो, तो रिलायंस से पेट्रोलियम आपने कब कब खरीदा, कितनी तारीख को पेट्रोल खरीदा आपने ऐड किया, कितने तारीख को आपने उसको पैसे दिए, आपने कैश को माइनस किया, इस तरीके से आप उसको रिकॉर्ड करोगे। तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, एन अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। जी हाँ, ये क्या है, अकाउंट क्या है, अकाउंट एक रिकॉर्ड है किस चीज का, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस का, जहां पर पैसों का लेन देन आप रिकॉर्ड करोगे। वो क्या करता है, दैट अफेक्ट अ स्पेसिफिक आइटम, कोई एक स्पेसिफिक आइटम को ही वो इफेक्ट कर रहा है। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि हर एक चीज के लिए एक अकाउंट आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अब बहुत ही सीधी सीधी बातों में अगर आपको बताऊं मैं, आप खुद सोचिए, क्या आपके पास एक बैंक अकाउंट है जहां पर आप अपना महीने का पैसा जमा करते हो और वहां से पैसे निकालते हो? तो आपके पर्टिकुलर बैंक में कब कब कितनी तारीख को कितना पैसा आया, कहां से आया, कब कब कितनी तारीख को किसको पैसे दिए, कितने दिए, ये सारा एक ही जगह पे आप रिकॉर्ड कर रहे हो, तो वो क्या है, वो है आपका बैंक अकाउंट। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ये जो अकाउंट वर्ड है ये हमारे अकाउंटिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मान लीजिए आपने अपना अकाउंट्स कंप्लीट कर लिया, आपने साल भर में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स थी आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में क्या करते हो, आप सारे ट्रांजेक्शन्स को ग्रुप करते हो और जो ट्रांजेक्शन्स एक पर्टिकुलर नाम के साथ लिंक करता है आप उसको उसमें रिकॉर्ड करना शुरू करते हो। जैसे कि मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, आज की तारीख में आपने सैलरी का पेमेंट किया 5,000 रुपये, फिर आपने रेंट का पैसा दिया 12,000 रुपये, फिर आपने सैलरी का पेमेंट किया 6,000 रुपये, फिर आपने ऑफिस एक्सपेंसेस किया 3,000 रुपये, फिर आपने सैलरी का पैसा दिया 3,000 रुपये। इस तरीके से क्या होता है, अलग अलग डेट को आपने अलग अलग खर्चा रिकॉर्ड तो कर लिया, लेकिन अब नेक्स्ट पार्ट क्या आ जाता है, आप इन सारे खर्चों को जो आपने रिकॉर्डिंग किया अब उसको क्लासिफाई करोगे, ग्रुप करोगे, कॉमन 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 जितने भी खर्चे हैं सबको एक सेपरेट जगह रिकॉर्ड करोगे। जिस जगह पे आप रिकॉर्ड करोगे उसे कहेंगे हम अकाउंट, और वो एक स्पेसिफिक आइटम का होता है। मतलब अगर हम इतने डेटा को देखें तो हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे यहाँ पर एक सैलरी अकाउंट, और सैलरी अकाउंट में हम हर यहाँ पर डेट दे देंगे, कितनी तारीख को हमने सैलरी का पेमेंट किया, ये बैंक से पेमेंट किया हमने, तो भैया हमने बैंक से पेमेंट किया 6,000 रुपये, सॉरी 5,000 रुपये, फिर हमने सैलरी का पेमेंट किया 6,000 रुपये, फिर हमने सैलरी का पेमेंट किया 3,000 रुपये। तो कुल मिला के साल के आखिर में हमने टोटल कितना पैसा खर्चा कर दिया सैलरी के नाम पे, 5, 6, 11 और 3, 14।
तो हमने 14,000 रुपये क्या किया, सैलरी का खर्चा किया। तो ये जो बना ये क्या है आपका सैलरी अकाउंट। आप देखिए अभी एन अकाउंट इज अ रिकॉर्ड, क्या ये चीज रिकॉर्ड है? जी हाँ, आपने रिकॉर्ड किया किस का, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का। देखिए 5,000, 6,000, 3,000 ये सब क्या है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, आपने उसको रिकॉर्ड किया। और ये क्या कर रहा है, दैट अफेक्ट अ स्पेसिफिक आइटम, यानी कि यहाँ पर हमारे केस में ये सिर्फ सैलरी अकाउंट को इफेक्ट करके दिखा रहा है। अकॉर्डिंगली जब नेक्स्ट दूसरा कोई अकाउंट बनाओगे तो किसका बनेगा, रेंट का बनेगा। किसका बनेगा, रेंट का। आप रेंट का ऐसा अकाउंट बनाओगे, भैया रेंट अकाउंट है ये, जिसमें आप डेट डालोगे और यहाँ पर अमाउंट बताओगे कि भैया हमने बैंक से रेंट का कितना रुपया दिया, 12,000 दिया। फिर कितनी तारीख को हमने कैश से पेमेंट किया, हमने बैंक से पेमेंट किया, यूपीआई से पेमेंट किया, चेक से पेमेंट किया। इस तरीके से सारा का सारा जो आप रिकॉर्ड मेंटेन करोगे वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका अकाउंट कहलाएगा। और याद रखिएगा इसी अकाउंट की मदद से, जितने भी आप अकाउंट बना रहे हो उन्हीं अकाउंट की मदद से क्या बनेगा आपका, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक्चर बनेगा जिसे कहते हैं हम ट्रायल बैलेंस। और मैंने अपनी प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया था ट्रायल बैलेंस, इवन दो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डायरेक्टली पार्ट नहीं है, लेकिन इसके बिना वो भी नहीं बन सकता। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने आपको बताया था ये भी कि जब आपका ऑडिट होगा और जिस दिन आपका सीए आएगा ऑडिट करने के लिए, वो पहले यही बोलेगा कि आप अपना ट्रायल बैलेंस मुझे दीजिए, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, जितने भी आपके अकाउंट हैं सारे अकाउंट का डिटेल आपको वहाँ पर समराइज फॉर्म में दिख जाता है। तो सीए क्या करेगा, हर एक अकाउंट को ओवरव्यू करेगा कि कहीं कुछ गलत दिख रहा है क्या, और वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा, कैसे उस गलती को पहचानेगा, वो चीज़ आपको भी आनी चाहिए। वो चीज़ हम अपनी आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो जिससे क्या होगा, आपका जब ईयर खत्म हो जाएगा, आपने सारी रिकॉर्डिंग कर दी होगी, उसके बाद आप खुद से अपने बिजनेस के ट्रायल बैलेंस को एनालाइज करके जहां जहां पर गलती होने की संभावना है उसको सुधार सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कैश अकाउंट, अकाउंट्स रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री, अकाउंट्स पेबल्स, ये सब क्या है, डिफरेंट अकाउंट्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं आपके डेटर एंड क्रेडिटर। बहुत ही कॉमन वर्ड ही है, डेटर एंड क्रेडिटर। डेटर मतलब ये वो इंसान है जिसने हमसे उधारी लिया हुआ है, मतलब हम इस इंसान को, इस डेटर को हमने उधारी दिया है, हमने उधारी दिया है, तो वो क्या कहलाता है, डेटर। मान लीजिए कि मैं एक कंपनी हूं, मैं कौन हूं, मैं रिलायंस हूं। मैंने टाटा की एक कंपनी को क्या बेचा, कुछ रॉ मटेरियल बेचा था। मैंने टाटा की कंपनी को कुछ रॉ मटेरियल सेल किया, लेकिन वो सेल मैंने कैसे किया, क्रेडिट में किया। कितने रुपए का, 5,000 रुपए का। तो जब मैंने टाटा की कंपनी को 5,000 का सामान बेच दिया, तो अब टाटा जो है वो रिलायंस के लिए क्या बन गया, रिलायंस के लिए बन गया ये डेटर। रिलायंस के लिए क्या बन गया, डेटर। और अगर हम टाटा की तरफ से देखें तो टाटा ने जिससे उधारी में सामान लिया है, किससे लिया है, हमारे केस में रिलायंस से। तो टाटा की नजरों में रिलायंस कौन बन गया, क्रेडिटर। टाटा की नजरों से रिलायंस कौन बन गया, क्रेडिटर। समझ में आया आपको, ये होता है आपका डेटर एंड क्रेडिटर। एंड इसी में एक बिजनेस में बहुत सारे डेटर्स होते हैं और बहुत सारे क्रेडिटर्स होते हैं। तो आप सारे डेटर्स और सारे क्रेडिटर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वर्ड यूज करते हो जिसे हम कहते हैं सन्ड्री। तो हमारा वर्ड क्या बन जाता है, सन्ड्री डेटर्स एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो देखिए क्या बोला गया है, ए डेटर ओज मनी टू बिजनेस। ये बिजनेस से, मतलब हमारा बिजनेस है और ये हमारे बिजनेस से उधारी ले रखा है, तो उसे हम डेटर कहते हैं। एंड दूसरा क्रेडिटर क्या होता है, ये वो होता है जिसका बिजनेस ने उधारी ले रखा है। हमारे केस में आपको समझ में आ गया होगा, डेटर क्या है, जिसको हम उधारी में सामान बेचते हैं और जिससे हम पैसे मांगते हैं। तो आप इसको सिंपल, एक थोड़ा सा फनी है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि अगर आपने किसी को सामान बेचा तो आप उसे पैसे मांगोगे, आप क्या बोलोगे, दे दे। तो दे से आपका बन जाएगा डेटर।
आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो, ठीक है। तो डेटर मतलब वो इंसान जिससे आप मांगते हो, दे। डेटर क्यों मांगोगे? क्योंकि आपने उसको कभी ना कभी कुछ पैसा दिया होगा, कुछ गुड्स दिया होगा, उधारी में दिया होगा, मतलब जहां से भी आपको पैसे मिलने हैं वो आपके लिए क्या हो गया? डेटर। और जिसको आपको पेमेंट करना है क्योंकि आपने कुछ माल उससे खरीदा था, कुछ सर्विस उससे ली थी, बदले में पैसे दोगे, दिए नहीं हो, दोगे, तो आपका क्या बन गया? क्रेडिटर। एक एग्जांपल और लेता हूं। मान लीजिए आप एक कंपनी हो, आपकी कंपनी का नाम है रिलायंस। आपकी कंपनी में एक ऑडिटर आता है, मिस्टर एस, ये आपका कंपनी का ऑडिटर है। इस कंपनी ने, सॉरी माफ कीजिएगा, इस ऑडिटर ने, तो मैं ऐसे कर दूं ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये आपकी कंपनी रिलायंस और ये आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन है? मिस्टर एस। तो मिस्टर एस आया आपकी कंपनी में और इसने आपको एक सर्विस प्रोवाइड करी। क्या करी? इसने आपको एक सर्विस प्रोवाइड करी। कौन सी सर्विस? ऑडिट की। इस चार्टर्ड अकाउंटेंट ने आपके कंपनी का ऑडिट किया, आपकी कंपनी को सर्विस दिया, तो इस सर्विस के बदले में आपकी कंपनी इस सीए को इसकी फीस देगी? अभी दी नहीं है, देगी। तो अब आप बताइए कि आप कौन हो? रिलायंस। तो हमारे लिए हम कौन है? रिलायंस। रिलायंस की नज़रों में ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट आया है ये कौन है? डेटर है या क्रेडिटर है? अगर डेटर मानते हो तो हाथ उठाइए, क्रेडिटर मानते हो तो हाथ उठाइए। जी हाँ, आप लोग समझ पा रहे हो, परफेक्ट। तो आपके लिए कौन हो गया? ये क्रेडिटर हो गया, मतलब अब आप इसको पैसे दोगे। अब बात करते हैं सीए की नज़रों से। ये जो सीए है, लेट्स सपोज अब मैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, तो मैंने रिलायंस को सर्विस दी जिसके बदले में मुझे पैसे मिलने वाले हैं, तो मेरी नज़रों में ये रिलायंस कंपनी कौन हो गई? मेरी डेटर हो गई। समझ में आया आपको? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म, कैपिटल। जी हाँ, यहाँ पर कैपिटल मतलब किसी देश की राजधानी नहीं, यहाँ पर कैपिटल मतलब ये वो पैसा है जो आपने बिजनेस में लगाया है। देखिए, द कैपिटल रेफर्स टू द मनी और अदर एसेट्स इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस। जी हाँ, अब लेट्स सपोज आप एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जा रहे हो। आपने क्या किया? आपके पास एक लैंड पड़ा था, आपने बोला कि ये लैंड तो कुछ काम आ नहीं रहा है, क्यों नहीं इसको अपने बिजनेस में लगा लेता हूँ। आपने उस लैंड को बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर दिया। फॉर एग्जाम्पल उस लैंड की कीमत थी 1 करोड़ रुपए। फिर आपने क्या किया? आपके पास पैसे पड़े थे, आपने उस लैंड के ऊपर एक ऑफिस बनाई, क्योंकि आपको ऑफिस का काम भी करना है। तो आपने खुद से आपने उसके ऊपर ऑफिस की बिल्डिंग बनाई जिसकी कीमत मान लीजिए 1 करोड़ रुपए। फिर आपने क्या किया? उस बिल्डिंग में फर्नीचर लगाया खुद के पैसों से। अभी तक बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी तक आप खुद की पूंजी लगा रहे हो, तो आपने फर्नीचर लगाया कितने रुपए का? मान लीजिए 50 लाख रुपए का, और आपने 50 लाख रुपए कैश लेकर बिजनेस स्टार्ट किया। तो आपने क्या किया? कैश लिया 50 लाख रुपए, और इतना सारा आपने अपना पूंजी एक नए व्यापार में इन्वेस्ट किया। तो अब अगर पूछा जाए कि भैया इस बिजनेस में मालिक का कैपिटल कितना है, तो आप क्या बोलोगे? जितना पैसा उसने इन्वेस्ट किया, 1 करोड़, 2 करोड़ और 3 करोड़, यानी कि 3 करोड़ का टोटल कैपिटल इस बिजनेस में लगा हुआ है। ये मीनिंग होता है कैपिटल का। तो कैपिटल का सिंपल मतलब क्या? एक बिजनेस में जो उसका एक्चुअल ओनर है, उस ओनर ने टोटल कितना पैसा लगाया है। अब वो चाहे कैश भी हो सकता है या अदर देन कैश भी हो सकता है। हमारे एग्जांपल में देखिए, कैश भी है और अदर देन कैश भी है। ये जो लैंड, ऑफिस बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब क्या है? अदर देन कैश है, और प्योर कैश भी है। इट रिप्रेजेंट्स द ओनर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द बिजनेस। जी हाँ, जो मालिक है वो मालिक अपने इस बिजनेस में टोटल कितना कंट्रीब्यूट किया है। अब देखिए, एक बिजनेस को चलाने के लिए क्या होता है? कुछ पैसा आप लगाते हो जिसे हम कहते हैं कैपिटल, और कुछ पैसा बाहर से लोन में लेके आते हो जिसे हम कहते हैं बोरोइंग्स। आपने लोन लिया, तो एक बिजनेस में कैपिटल लगता है और बोरोइंग्स लगता है, और ये दोनों जो पैसा आ गया, अब इस पैसों से आप क्या करते हो? कुछ बैंक में पैसा रहेगा, कुछ सामान खरीदोगे, कुछ बिल्डिंग बनाओगे, कुछ लैंड एक्वायर करोगे, कुछ रॉ मटेरियल परचेस करोगे, कुछ मशीनरी परचेस करोगे। तो ये सब इन्हीं पैसों से आप करने वाले हो।
तो कैपिटल मतलब क्या? कैपिटल मतलब ओनर्स कंट्रीब्यूशन टू द बिजनेस। इस पर्टिकुलर बिजनेस में जो एक्चुअल मालिक है उसने कितना पैसा लगाया हुआ है, वो आपका होता है कैपिटल। अब यहां पर जब बात करते हैं कैपिटल की, तो यहां पर क्या बोला गया? ओनर्स कंट्रीब्यूशन। अब यहां पर ओनर जो है वो एक इंसान भी हो सकता है और 1000 इंसान भी हो सकते हैं। अगर हम बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की, जहां पर इकलौता मालिक होता है, तो उस केस में एक ही मालिक रहेगा। अगर हम बात करें कंपनी की, जैसे मान लीजिए रिलायंस की कंपनी का एग्जांपल लेता हूं मैं, तो रिलायंस की कंपनी में मान लीजिए टोटल कुल मिलाकर 10 लाख, फॉर एग्जांपल 10 लाख शेयर होल्डर्स हैं। शेयर होल्डर्स मतलब ये वो लोग हैं जिन्होंने कंपनी का एक या एक से ज़्यादा शेयर्स खरीद रखा है। तो अगर हम कंपनी लॉ की बात करें तो कंपनी लॉ ये कहता है कि जितने भी शेयर होल्डर हैं, शेयर होल्डर्स आर द एक्चुअल ओनर्स ऑफ द कंपनी, आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। इसका मतलब ये हुआ कि कल अगर आपने भी अपने पैसों से किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं तो आप भी उस कंपनी के मालिक हो, लेकिन उतने छोटे हिस्से के लिए। समझ में आया आपको? तो यहाँ पर जो सारे लोग, मान लीजिए कि रिलायंस कंपनी में 1 लाख लोगों ने 10-10 रुपए करके पैसे लगाए हैं, तो टोटल कितना हो गया? 10 लाख रुपए। तो ये 10 लाख रुपए क्या हो गया? ये 10 लाख रुपए हो गया टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी। 10 लाख मतलब क्या? इस कंपनी में ओनर का कितना कंट्रीब्यूशन है? तो ओनर का कितना कंट्रीब्यूशन है? 10 लाख रुपए। अब ये ओनर कितने लोग हैं? ये मल्टीपल लोग हो सकते हैं। ठीक है, आई होप मैं आपको बात समझा पाया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म, गुड्स। यहां पर जो गुड्स है वो गुड और बैड, वो वाला गुड बैड नहीं है। यहां पर गुड्स मतलब सिंपल अगर मैं बोलूं तो सामान या फिर वस्तु, सामान या फिर वस्तु। यहां पर गुड्स मतलब है, देखिए क्या, गुड्स आर फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो। फिजिकल ऑब्जेक्ट हैं दैट आर बॉट एंड सोल्ड, जिसको आप खरीदते हो बेचते हो, खरीदते हो बेचते हो। ये होता है आपका गुड्स इन बिजनेस ट्रांजेक्शन। एक बिजनेस में जब आप देखिए, यहां पर एक एग्जांपल ले लीजिए कि मैं ये मैगी खरीद रहा हूं, किस चीज के लिए? ये जो शॉपिंग मॉल का फोटो देख रहे हो, ये शॉपिंग मॉल वाला कहीं से माल खरीदा होगा। क्यों खरीदा होगा? इतनी मैगी खुद खाएगा क्या? नहीं, वो इसको बेचेगा, आगे पोटेंशियल जो कस्टमर्स उसके यहाँ आएंगे उसको बेचेगा। तो ये जो मैगी बन गई, ये मैगी उस बिजनेस के लिए क्या बन गई? गुड्स। समझ में आया? आपकी कंपनी मान लीजिए आइसक्रीम बनाती है, आप उस आइसक्रीम को बेच रहे हो, तो जो आइसक्रीम एक प्रोडक्ट है वो क्या है आपके लिए? गुड्स। समझ में आया आप लोगों को? दे कैन इंक्लूड, जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पर कि कार्स हो सकती हैं, क्लॉथ हो सकते हैं, फूड हो सकता है। अगर आपका एक कार का शोरूम है, आप एक टाटा कंपनी के एक शोरूम वाले हो, तो आप कार जो बेच रहे हो तो वो कार आपके लिए गुड्स हो सकती है, क्योंकि आपका काम ही वही है। लेकिन अगर आप नॉर्मल बिजनेस वाले हो और आपने कार आपके बिजनेस में इंट्रोड्यूस करी, तो वो आपके लिए एक एसेट बन सकता है, क्योंकि वहां पर आपका काम कार को खरीदी बिक्री करना नहीं है। ये एक को ध्यान रखिएगा, क्या? बॉट एंड सोल्ड, आप खरीदते हो बेचते हो, खरीदते हो बेचते हो, ये अगर नेचर है तो उस केस में आपके लिए क्या बन जाएगा? गुड्स बन जाएगा। समझ में? चलिए अगले इंपॉर्टेंट टर्म्स की तरफ चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर मैं चाहूंगा आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसके अंदर छुपा हुआ है। एक एक करके मैं पहले इसको डिस्कस कर रहा हूं। फर्स्ट आपका आता है एसेट्स। बहुत ही कॉमन वर्ड है, आप लोगों ने कभी ना कभी सुना होगा। एकदम सिंपल भाषा में अगर आपको बताऊं मैं, तो एसेट्स मतलब क्या होता है? एसेट मतलब हर वो चीज जो आपको भविष्य में फायदा पहुंचाएगी, हर वो चीज जो भविष्य में आपको फायदा पहुंचाएगी। लैंड आपके लिए एसेट है, बिल्डिंग एसेट है, फर्नीचर एसेट है, कार एसेट है। ठीक है, अगर आप मेरा एग्जांपल लें तो मेरे लिए ये जो आप एक इंटरेक्टिव पैनल देख रहे हो, ये पूरा पैनल मेरे लिए क्या है? एसेट है, क्योंकि ये पर्टिकुलर एसेट फ्यूचर में मुझे कुछ बेनिफिट देने वाला है। आप जो सामने देख रहे हो, जो कैमरा मुझे रिकॉर्ड कर रहा है, वो कैमरा मेरे लिए क्या है? एक एसेट है। समझ में आया? क्योंकि इस कैमरे से मुझे फ्यूचर में कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। अब एक बात बताइए, जो कैमरा या फिर जो पैनल आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये मेरे लिए तो एसेट है,
लेकिन जहां से मैंने इसको खरीदा है, जहां से मैंने इस कैमरे को या इस पैनल को खरीदा है, उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए ये पैनल या ये कैमरा क्या होगा, गुड्स होगा, है ना, गुड्स। क्योंकि वो कंपनी क्या कर रही है, वो कंपनी इन पर्टिकुलर कैमरे को, इस पैनल को बॉट एंड सोल्ड खरीद रही है, बेच रही है। लेकिन मेरे लिए ये क्या है, मेरे लिए एसेट है। ये जरूरी नहीं कि जो चीज आपके लिए गुड्स हो वो मेरे लिए भी गुड्स हो, ये जरूरी नहीं है। तो देखिए, एसेट्स मतलब क्या, एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्स ओन्ड बाय अ बिजनेस। जी हाँ, ये वो चीजें हैं जो आपको पैसे कमाने में मदद करती हैं। आपने अपने बिजनेस में जो एक बहुत बड़ा पैसा लगाया है लॉन्ग टर्म के लिए, उसकी मदद से आप पैसा जनरेट कर सकते हो, तो वो आपके लिए क्या बन गया, एक एसेट बन गया। देन बात करते हैं लायबिलिटीज की। लायबिलिटीज मतलब क्या, एसेट का ऑपोजिट। एसेट में क्या था, हर वो चीज जो आपको बेनिफिट दे, इकोनॉमिक बेनिफिट दे, वो आपके लिए एसेट। जैसे मान लीजिए आपके बैंक में आपका पैसा पड़ा हुआ है, वो पैसा फ्यूचर तक आपको बेनिफिट देगा, तो आपके लिए क्या हो गया, एसेट। आपके पास गोल्ड का एक ब्रेसलेट है, तो वो गोल्ड अगर फ्यूचर में जरूरत पड़ा तो आपको बेनिफिट देगा, वो क्या है, एसेट है। ठीक है, अब बात करें अगर हम लायबिलिटीज की, तो हर वो चीज जिसके बदले फ्यूचर में आपकी जेब से पैसे जाने वाले हैं, आपकी जेब से पैसे जाने वाले हैं, तो वो क्या कहलाएगा, आपका लायबिलिटीज। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, लायबिलिटीज आर ऑब्लिगेशंस टू बी पेड ऑफ। ये मेरे ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस है जो मेरे को पे करनी ही करनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लोन ले लिया, अब ये लोन का जो पैसा जितना मैंने लिया, अब इतना पैसा मेरे लिए क्या बन गया, एक लायबिलिटी बन गया। मतलब इतना पैसा मेरे को नियर फ्यूचर में चुकाना ही पड़ेगा। समझ में आया आपको, लायबिलिटीज। देन एक और इंपॉर्टेंट है इक्विटी। इक्विटी मतलब क्या, इक्विटी रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटी। मतलब अगर आपके बिजनेस में मैं टोटल एसेट्स, लेट्स सपोज टोटल एसेट्स 100 रुपए के थे, उससे अगर माइनस कर दूं, मान लीजिए टोटल लायबिलिटीज आपकी थी 70 रुपए की, तो इट मीन्स इक्विटी क्या हो गई, 30 रुपए की। इसको एक और अगर टर्म से थोड़ा कन्वर्ट कर दें, तो एसेट्स इज इक्वल टू व्हाट, ये इक्विटी उधर चले गया, लायबिलिटी प्लस इक्विटी, या फिर ये लायबिलिटी को उधर ले आओ, इक्विटी, ये लायबिलिटी इधर आ गई, तो इक्विटी प्लस लायबिलिटी क्या हो गया, एसेट्स। ये सिंपल मैथमेटिक्स बताना मेरा मकसद नहीं था आपको, इसका मकसद ये था कि अगर आपने ये पर्टिकुलर कंसेप्ट को समझा तो आपका अकाउंटिंग आगे बहुत स्ट्रांग होने वाला है। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेके इस पर्टिकुलर पॉइंट को समझाना चाहूँगा। तो चलिए चलते हम अपने ब्लैक बोर्ड की तरफ, मैं आपको कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। ओके, अब ये देखिए, हम बात कर रहे थे क्या, हम बात कर रहे थे कि एसेट्स इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका, लायबिलिटी प्लस इक्विटी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सिंपल मैं करने की कोशिश करता हूं। आप देखिए, मैंने बताया था कि आपके बिजनेस में एक तो पैसा आप खुद लगाते हो जिसे हम कैपिटल बोलते हैं। आपके बिजनेस में आपने खुद का पैसा लगाया, मान लीजिए 100 रुपए, और आपने अपने बिजनेस में लोन भी लिया, मान लीजिए 200 रुपए। तो कुल मिलाकर आपके बिजनेस में कितने रुपए आ गए, 300 रुपए। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, मैं चाहूंगा आप सभी लोग से कि प्लीज थोड़ी देर के लिए ना, आप लोग अगर कोई अपना फोन वगैरह यूज कर रहे होंगे तो प्लीज ना करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हम कंसेप्ट डील करने वाले हैं, समझिएगा। ये आपका टोटल आपने बिजनेस में, ये आपका बिजनेस है, किसका बिजनेस है, ये आपका बिजनेस है। आपके बिजनेस में आपने खुद का पैसा लगाया है, ये किसका है, ये ओनर का पैसा है। और ये लोन आपने क्या लिया, ये आपका आउटसाइड आपने लिया, ये आउटसाइडर का पैसा है, ये ओनर का पैसा है, ये आउटसाइडर का पैसा है। आपने टोटल 300 रुपए आपके बिजनेस में लगा दिया। ठीक है, अब इस 300 रुपए से आप क्या करोगे, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे। कैसे,
इन्हीं 300 में से आपने सबसे पहले क्या किया, आपने एक लैंड खरीद लिया। मान लीजिए आपने एक लैंड खरीद लिया 50 रुपए का। इसी 300 रुपए में से आपने क्या किया, आपने फर्नीचर भी लगवाया 50 रुपए का। इसी 300 रुपए में से आपने बिल्डिंग भी बनवाई 100 रुपए की। इसी 300 रुपए में से आपने माल खरीदा जिसको कि आप आगे चल के बेचोगे, तो जिसे हम क्या कहते हैं, इन्वेंट्रीज। जिसे हम क्या कहते हैं, इन्वेंट्रीज। कितने रुपए की, 80 रुपए की। और जो बैलेंस पैसा बच गया वो आपके बैंक में पड़ा होगा। जो बैलेंस पैसा बच गया वो आपके बैंक में पड़ा होगा। अब आप नोटिस कीजिए, अगर हम इसको टोटल करें 50, 50, 100, 100, 100, 200, 280 और 20, 300। आपको इसमें क्या कॉमन नजर आ रहा है, जरा ऑब्जर्व कीजिए। अगर गौर से देखोगे तो आपको ये मिलेगा कि जो मेरा टोटल, ये मेरा टोटल क्या है, पैसा जो मैंने बाहर से लेकर आया है और इसी पैसे से मैंने ये एसेट खरीदे हैं। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि ये सारी क्या है, ये सारी लायबिलिटीज हैं। ये सारी लायबिलिटीज है। खुद सोच कर देखिए, हम बिजनेस है, मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग कंसेप्ट एक, जिसमें क्या बोला गया था, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। वो कंसेप्ट क्या बताता है कि ओनर एक अलग इंसान है, उसका बिजनेस एक अलग इंसान है, दोनों को सेपरेट ट्रीट कीजिए। अब खुद सोचिए, मैं बिजनेस हूं, मेरे बिजनेस में जो ओनर है उसने कुछ पैसे लगाए और जो बाहर वाले थे उन्होंने कुछ पैसे लगाए। तो एज अ बिजनेस क्या ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनको उतना पैसा तो लौटाऊंगा ही लौटाऊंगा। जो मालिक मेरे बिजनेस में पैसे लगाया, जो बाहर वाले मेरे बिजनेस में पैसे लगाए, मुझे उनको उतना लौटाना पड़ेगा ना, आज नहीं तो कल। तो मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी। ठीक है, तो जितना मेरा लायबिलिटी था, यानी कि हमारे इस केस में 300 रुपए, उतना ही मेरा क्या हो गया, एसेट हो गया। उतना ही मेरा एसेट हो गया। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मेरे टोटल जो एसेट्स हैं वो मेरे टोटल लायबिलिटी के साथ मैच करेंगे। अब अगर हम इसको गौर से देखें, आपके सामने ये इक्वेशन रहे और अगर आपको बोल दिया जाए, लेट्स सपोज आपको ये बोल दिया जाए कि आपके पास ये पिक्चर नहीं है, आपके पास ये पिक्चर नहीं है, और बताइए कि ये पैसा कितना होगा। तो अभी हमने एक कंसेप्ट क्या पढ़ा था, हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल, इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी, मतलब बाहर वालों का पैसा प्लस अपना पैसा। तो टोटल 300 में से बाहर वाले का पैसा मैं 200 माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, ओनर का अपना पैसा, यानी कि 100 रुपए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और क्योंकि यहां पर एक चीज हमने जाना कि जितना मेरा टोटल एसेट है उतना ही मेरी टोटल लायबिलिटी भी है। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जितना मेरा टोटल डेबिट होगा उतना मेरा टोटल क्रेडिट होगा। मेरा जितना टोटल डेबिट होगा उतना ही मेरा टोटल क्या होगा, क्रेडिट होगा। जितना मेरा टोटल डेबिट होगा उतना ही मेरा टोटल क्रेडिट होगा। अब ये क्या है, ये कुछ स्पेशल टर्म्स हैं जो हम आगे वाले अपने सेशन में डिस्कस करेंगे। अभी के सिर्फ इतना जान लिए रहिए कि मेरे टोटल एसेट्स जितने भी हैं वो सारे एसेट्स कहाँ से आए होंगे, वो सारे एसेट्स मेरे लायबिलिटी से आए होंगे। और अगर मैं अपने एसेट से लायबिलिटी को माइनस कर दूं तो बैलेंस जो बचेगा वो मेरा इक्विटी रहेगा, वो मेरा इक्विटी रहेगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर अभी आपको कुछ डाउट है इस पर्टिकुलर चीज में तो यू कैन आस्क। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करने में कंजूसी ना कीजिएगा। और अगर आप हमारा फुल कोर्स अगर बाय करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उस वेबसाइट के थ्रू या हमारे अपने ऐप के थ्रू आप हमारा कोर्स बाय कर सकते हैं। चलिए आगे शुरू करते हैं। अब आप चीज को समझिए, हमने क्या बोला, मेरा टोटल एसेट्स कितना था, 300 रुपए का। अभी जो हमने एक इलस्ट्रेशन लिया
वहां पर टोटल एसेट्स कितने का था? 300 रुपए का। अब इस 300 रुपए में से आपने देखा कि आपने बैंक से लोन लिया था 200 रुपए का और मालिक ने खुद ने लगाया था 100 रुपए का। तो गौर से देखिए कि जो मेरे टोटल एसेट्स आए हैं वो मेरे टोटल, ये जो है ना बेसिकली लायबिलिटी एंड इक्विटी, ये मेरा एक्चुअल में टोटल लायबिलिटी है। अब इसमें क्या है, ये जो लायबिलिटी की बात कर रहा हूं मैं, ये लायबिलिटी आउटसाइडर की बात कर रहा हूं मैं, जो बाहर वालों की लायबिलिटी है। और ये लायबिलिटी किसकी है? ये ओनर्स का है। ओनर्स लायबिलिटी मतलब मैं बिजनेस हूं, गौर से समझिएगा, मैं एक बिजनेस हूं, मेरे पास मालिक ने दिए 100 रुपए और बाहर वालों ने दिए 200 रुपए। तो बिजनेस का तो लायबिलिटी दोनों ही है। आप खुद का एक एग्जांपल लीजिए। आपने क्या किया, मैं आपको थोड़ा और समझाने की कोशिश करता हूं। आपने क्या किया, आपने अपने बैंक से 1000 रुपए निकाले और आप किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है? आपने 1000 रुपए किसी शेयर में इन्वेस्ट किया, तो अब आप उससे क्या उम्मीद करोगे कि वो जो 1000 रुपए मैंने शेयर्स में इन्वेस्ट किया है तो मेरे को कम से कम उतना तो वापिस देगा भैया। इवन दो वो शेयर्स आपके नाम पे है, लेकिन आपने भेदभाव कर दिया। आपने क्या बोला, ये शेयर्स मैं तेरे को 1000 दे रहा हूं, तू मेरे को भविष्य में 1000 तो वापिस करना ही करना। तो ठीक उसी तरीके से जब आप अपना पैसा किसी बिजनेस में लगाते हो तो आप उस बिजनेस को क्या बोलते हो, देख बिजनेस, मैं इतना पैसा तुझ में लगा रहा हूं, लेकिन भविष्य में इतना पैसा तेरे को मुझे लौटाना पड़ेगा। अब मैं बिजनेस हूं, मेरे ऊपर क्या बीत रहा है कि भैया जो मालिक मेरे को पैसा दिया था वो क्या बोल रहा है, उतना पैसा तुझे लौटाऊंगा। तो लायबिलिटी क्या बोलती है, हर वो चीज जो आपके लिए एक ऑब्लिगेशन है कि आपको पे करना है, वो आपके लिए क्या है, लायबिलिटी। तो इसीलिए ये जो लायबिलिटी ने बोला, तो उस लायबिलिटी का दो भाग होता है, एक ओनर्स लायबिलिटी, एक आउटसाइडर्स लायबिलिटी। तो इस कंसेप्ट को अगर हम देखें तो इस कंसेप्ट में ये बोला गया, एक्चुअल में ये इस तरीके से होना चाहिए था, एसेट्स इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल लायबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी या फिर ओनर्स लायबिलिटी, और इन दोनों को ब्रॉडली हम क्या बोलेंगे, टोटल लायबिलिटी। तो इसीलिए जब आप बैलेंस शीट आगे बनाना सीखोगे तो बैलेंस शीट भी आप देखोगे दो भाग होगा, एक आपका लायबिलिटी वाला हिस्सा, एक आपका एसेट वाला हिस्सा। तो टोटल लायबिलिटी रिप्रेजेंट्स टोटल एसेट्स एंड टोटल एसेट्स रिप्रेजेंट्स टोटल लायबिलिटी। बताइए, अब अगर कुछ डाउट है तो बताइए। आई होप मैं आपको समझा पाया। ओके, अब आते हैं दूसरे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के ऊपर। क्या है वो, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंस। जी हाँ, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंस। एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में बहुत ही थिन लाइन डिफरेंस है, जरा ध्यान दीजिएगा। दोनों सुनने में सेम सेम लग रहा है, एक्सपेंडिचर हुआ, एक्सपेंस हुआ, बात सेम लग रही है लेकिन है नहीं। दोनों सेम सेम दिख रहे हैं लेकिन है नहीं, बहुत ही थिन लाइन डिफरेंस है, तो उसको हम समझेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इनकम की। तो इनकम क्या कहता है, इनकम इज द रेवेन्यू अर्न्ड, जो पैसा आपने कमाया वो आपके इनकम है। कहां से कमाया, फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन। जी हाँ, मान लीजिए कि मैं एक स्कूल बैग का व्यापारी हूं, मैं स्कूल बैग बेचता हूं, तो जितनी मैंने बैग को बेचा, बेचकर जो पैसे आए मेरे पास, जो रेवेन्यू मेरे पास आया, वो क्या है, इनकम। वो क्या है, इनकम। ये बहुत सिंपल सा मीनिंग था जो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, एक्सपेंडिचर इज द मनी स्पेंट ऑन ऑपरेशंस। जी हाँ, अब आप एक कोई बिजनेस चला रहे हो, तो अकाउंटिंग टर्म में हम क्या बोलते हैं कि आप एक कोई ऑपरेशन रन कर रहे हो। यहाँ पर ऑपरेशन मतलब बॉडी का चीर फाड़ वाला ऑपरेशन नहीं, यहाँ पर ऑपरेशन मतलब आप कुछ प्रोसेस कर रहे हो कुछ आउटपुट पाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऑपरेशन मतलब आपका अपना बिजनेस। तो आप जो बिजनेस चला रहे हो, उस बिजनेस को चलाने के लिए जो आप पैसे खर्च करते हो वो आपका एक्सपेंडिचर कहलाता है। मुझे बिजनेस चलाना था जिसके लिए मैंने क्या किया, एक बिल्डिंग खरीदा, तो एक्सपेंडिचर हुआ।
मुझे बिजनेस चलाना था जिसके मैंने एक लैंड खरीदा, मैंने एक्सपेंडिचर किया। मुझे बिजनेस चलाना था, लेट सपोज मैं एक डिस्पोजल बनाता हूँ, जो पत्तल प्लेट होती है, कागज़ की प्लेट, कागज़ के पत्तल जिसे बोलते हैं हम, तो मैं डिस्पोजल प्लेट्स, कप्स ये सब बनाता हूँ, जिसको बनाने के लिए मुझे मशीनरी खरीदनी पड़ेगी, तो मैं एक्सपेंडिचर किया मशीनरी के ऊपर। आई होप आपको बात समझ में आया होगा। तो ये क्या होता है, एक्सपेंडिचर इज द मनी स्पेंट ऑन ऑपरेशन। आपको जो काम करना है, उस काम करने के लिए जो पैसा आपने खर्च किया वो आपका एक्सपेंडिचर कहलाता है। लेकिन एक्सपेंस क्या है, एक्सपेंस इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू जनरेट इनकम। देखिए, एक्सपेंस एक एक्सपेंडिचर है क्योंकि आप खर्चा तो कर रहे हो। एक्सपेंडिचर मतलब क्या बोला गया, मनी स्पेंट ऑन ऑपरेशन। आप जो ऑपरेशन चला रहे हो उसको चलाने के लिए खर्चा किया, मतलब एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंस क्या है, एक्सपेंस एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो आपने इनकर किया, किस चीज के लिए, टू जनरेट इनकम। इनकम कमाने के लिए आपने जो खर्चा किया वो आपका एक्सपेंस कहलाएगा। एग्जाम्पल देता हूं, समझिएगा। मैंने क्या किया, मैंने परचेस किया, मैंने यहां पर इनकम किया था। कैसे, एक बैग मैंने बेचा था 1000 रुपए का, तो 1000 रुपये मेरा रेवेन्यू आ गया। लेकिन ये 1000 रुपये कैसे आया, ये इनकम लाने के लिए मैंने पहले क्या किया, उस बैग को परचेज किया था बाहर से, तो खर्चा हुआ ये। तो मैंने क्या किया, मैंने इस बैग को परचेज किया था, लेट सपोज 700 रुपये में। तो ये जो मैंने परचेज किया, ये परचेज क्या है, ये परचेज मेरा एक्सपेंस है। ये बैग मैंने बाहर दिल्ली से परचेज किया था, लेकिन मेरी दुकान कहाँ पर है, मेरी दुकान है भुवनेश्वर में। तो दिल्ली से भुवनेश्वर जो मेरा माल आ रहा है, उसका जो मैंने भाड़ा पे किया, अगर मैं भाड़ा अगर पे नहीं करता तो वो बैग मेरी दुकान तक नहीं आती, मेरी दुकान तक नहीं आती तो उसको मैं बेच नहीं पाता, और बेच नहीं पाता तो रेवेन्यू नहीं आता। तो जो रेवेन्यू आया 1000 रुपये का, वो आने के लिए मुझे भाड़े का पैसा देना पड़ा। तो जो मैं भाड़ा पे कर रहा हूं, जो मैंने फ्रेट का पेमेंट किया, ये फ्रेट क्या है, दिस इज एन एक्सपेंस। अब मेरी दुकान अगर खुली है तो माल बिक रहा है। दुकान खुली रहने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक स्टाफ को रखा जो डेली आकर सुबह दुकान खोलता है, झाड़ू पोछा लगाता है, दुकान में बैठता है और रात तक दुकान में बैठता है, दिन भर कस्टमर्स को सामान दिखाता है और तभी जाके कस्टमर सामान खरीदता है। तो जो स्टाफ मैंने रखा, उस स्टाफ को मैंने क्यों रखा, ताकि अगर उसको मैं रखूं तो वो स्टाफ माल बेचने में मदद करेगा, माल बिकेगा तो रेवेन्यू आएगा। तो रेवेन्यू आने के लिए मैंने स्टाफ की सैलरी पे एक्सपेंस किया, मैंने स्टाफ की सैलरी पर एक्सपेंस किया। ये एक्सपेंस क्यों किया, मेरा मकसद साफ था, टू जनरेट इनकम। अगर ये मैं खर्चा करूंगा तो इनकम रेवेन्यू आएगा। बहुत ही सिंपल सा टर्म था। अब आगे देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म आता है आपका ड्राइंग्स। लॉस पे बाद में जाएंगे। ड्राइंग्स, यहां पर ड्राइंग मतलब जो हम नॉर्मल स्केच बनाते हैं वो नहीं है। ड्राइंग्स मतलब आपने अपने बिजनेस में पैसा डाला था, अब आप उसको निकाल ले रहे हो। जो आपने कैपिटल डाला था, अब उसमें से कुछ पैसा आप निकाल ले रहे हो अपने पर्सनल पर्पस के लिए। तो जितना पैसा आपने अपने पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से विथड्रॉ कर लिया, बिजनेस से निकाल लिया, वो कहलाता है आपका ड्राइंग्स। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आज मैंने 1000 रुपए अपने बिजनेस में कैपिटल लगाया था। ये आपको समझ में आ गया, कैपिटल लगाया था, अपनी जेब से बिजनेस में मैंने पैसे लगाए। अब हुआ ये 1000 रुपए मेरे पास पूरे कैश फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, कैश फॉर्म में है। और ये सारा का सारा, लेट सपोज एक इमेजिन कीजिए सिचुएशन, मेरी एक दुकान है, मैं दुकान में बैठा हूँ काउंटर पे, और मेरा जो ड्रॉर है, कैश का ड्रॉर, उसमें 1000 रुपये पड़े हुए हैं। तभी क्या होता है, घर से फोन आता है और मुझे बोला जाता है कि आते वक्त रास्ते से आप 2 किलो आलू लेते आना। इट्स कॉमन, हो सकता है ऐसे। अब मैंने क्या किया, क्योंकि मेरे पास अपने खुद के अभी और कोई पैसे नहीं है, तो मैंने अपने बिजनेस में जो 1000 रुपये रखे हैं उसमें से मैंने क्या कर लिया, 20 रुपये निकाल लिया, ताकि मैं घर जाते वक्त 2 किलो आलू ले सकूं।
तो ये जो 20 रुपए मैंने निकाला, क्या ये बिजनेस का खर्चा है क्या? गौर से देखिए, मतलब क्या ये खर्चा जो हो रहा है, क्या वो बिजनेस में रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। यहां पर जो खर्चा हो रहा है ये ओनर का अपना पर्सनल खर्चा है, तो बिजनेस का खर्चा नहीं है। ये पैसा अब अगर जो आप 1000 रुपए बिजनेस में लगाए थे उसमें से तो 20 आप लेके चले गए, यानी कि आपने क्या किया, आपने ये 20 रुपया ड्रॉइंग्स कर लिया। तो जब जब आप अपने बिजनेस से अपने पर्सनल खर्चों के लिए कोई पैसा निकालते हो तो वो आपका ड्रॉइंग्स कहलाता है। तो देखिए, ड्रॉइंग्स आर दी मनी और एसेट्स अ बिजनेस ओनर विथड्रॉज। ये क्या कर लेता है? विथड्रॉ कर ले रहा है। कहां से? फ्रॉम द बिजनेस। बिजनेस से उसने विथड्रॉ कर लिया। क्यों किया? फॉर पर्सनल यूज। एक और एग्जांपल देता हूं आपको, समझिएगा। मेरी एक टीवी की शोरूम है जहां पर मैं बड़ी बड़ी एलईडी टीवी बेचता हूं, ठीक है। अब हुआ ये कि मेरे पास ऐसी 10 टीवियां हैं और एक टीवी की कीमत है मान लीजिए 20,000 रुपए, ठीक है। अब हुआ ये कि जो ये टीवी है, मेरे घर की टीवी खराब हो गई। अब घर की जो टीवी है वो रिपेयरिंग भी नहीं होने वाली, तो मुझे क्या करना है? मुझे घर में टीवी देखना है। तो मैं क्या किया, मैं अपनी ही दुकान से एक टीवी को कहाँ ले चले गया? मैं अपने घर लेके चले गया। तो यहां पर मैंने 20,000 रुपए का क्या किया बताइए? मैंने ड्राइंग्स किया। तो यहां पर जो 20,000 रुपए का सामान आपके यहां से चले गया वो आपका पर्सनल यूज के लिए गया था, बिजनेस का खर्चा नहीं है वो। तो आपको उसको सेपरेट दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जब वो दिन आएगा जब मालिक बिजनेस से बोलेगा, बिजनेस मेरे पैसे लौटा, मैंने तुझे 1000 रुपए दिए थे, तब बिजनेस बोलेगा, सुन 20 रुपया तू ले गया था, अब बैलेंस 980 लेगा। समझ में है आपको? तो यहां पर ये होता है आपका ड्राइंग्स। देन बात करते हैं लॉस की। बहुत ही सिंपल है, बिजनेस में घाटा हो गया, वेरी सिंपल। ए लॉस ऑकर्स व्हेन एक्सपेंसेस एक्सीड इनकम। जी हाँ, मैंने 1000 रुपए में टीवी बेची, लेकिन टीवी खरीद कर कितने में लाया था? 1200 रुपए में। तो जब ऐसा कोई सिचुएशन हो जाता है, जब आपका एक्सपेंस इनकम से ज्यादा हो जाता है, तो वो सिचुएशन आपका लॉस कहलाता है। ये बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन था, एंड आई होप आप सबको इसका मतलब तो पहले से पता था। अच्छा, आप में से किसी को ड्राइंग्स में किसी को डाउट? बहुत इंपॉर्टेंट ड्राइंग्स, क्योंकि जब आपका सीए आएगा ऑडिट करने के लिए, वो इसके ऊपर भी कमेंट करेगा कि इस पर्टिकुलर जो आपने बिजनेस में जो आपने खर्चा दिखाया है, याद कीजिए प्रॉफिट लॉस मैंने आपको बताया था, जब आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाओगे, आप वहां पर जितने जितने खर्चे आपने किए वो सारा खर्चा आप वहां पर लाइन बाय लाइन बताओगे। सैलरी का इतना खर्चा किया, रेंट का इतना खर्चा किया, स्टाफ मैनेजमेंट इतना खर्चा किया, इस तरीके से आप हर एक लाइन आइटम वाइज खर्चे बताओगे। तो वो सीए ये वेरीफाई करेगा कि कहीं आपने अपना पर्सनल खर्चा इसमें तो नहीं घुसा दिया। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस चीज को समझिए, अगर मैं अपना पर्सनल खर्चा भी बिजनेस में दिखा दूंगा, तो लेट्स सपोज मेरे बिजनेस का प्रॉफिट आना चाहिए था 100 रुपए, मेरे बिजनेस का प्रॉफिट आना चाहिए था 100 रुपए। अब मैंने क्या किया, अगर मैं 100 रुपए प्रॉफिट दिखाऊं तो 100 रुपए के ऊपर लेट्स सपोज मुझे 30 रुपीज इनकम टैक्स देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए का मेरा इनकम है, तो उसके ऊपर 30% मुझे क्या देना पड़ेगा? इनकम टैक्स। तो मैंने एक बुद्धि लगाई, मैं क्या सोच रहा हूं कि जो मेरे घर के खर्चे हैं, मैं अपने घर का रेंट देता हूं, घर का बिजली भाड़ा देता हूं, घर में अपनी वाइफ को हाथ खर्चे के लिए पैसे देता हूं, घर में साग सब्जी ये सब लेकर आता हूं, शॉपिंग करता हूं, ये सब भी तो खर्चा ही है। तो क्यों ना उन खर्चों को भी मैं अपने बिजनेस में दिखा दूं और ये बताऊं कि भैया ये मेरा बिजनेस में खर्चा हो गया। तो क्या होगा, लेट सपोज मेरा बिजनेस, मेरा पर्सनल खर्चा है लेट सपोज 50 रुपए का, तो मैं क्या करता, मैं यहाँ पर 50 रुपए माइनस कर देता। अब मेरा क्या बना? प्रॉफिट 50 रुपए। अब मैं इनकम टैक्स वाले को और बाकी बाहरी दुनिया को क्या बता रहा हूँ कि भाइयों और बहनों, मेरा है 50 रुपए का इनकम। तो इनकम टैक्स में अगर 30% अगर टैक्स लगता है, तो 50 रुपए का 30%, अब सिर्फ 15 रुपए का मैं क्या करूंगा? टैक्स दूंगा। तो भैया यहाँ पर आप टैक्स का चोरी कर रहे हो, क्योंकि आप अपने पर्सनल खर्चे को बिजनेस में अगर घुसा दे रहे हो। जो प्रॉफिट निकल कर आया, ये जो 50 रुपीज है, ये 50 रुपीज आपका ट्रू एंड फेयर नहीं है। ये 50 रुपीज आपका
ट्रू एंड फेयर नहीं है। तो इसीलिए पर्सनल खर्चे को आपको बिजनेस के खर्चों में नहीं डालना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना मैं आगे बढ़ता हूं। हाँ सर बताइए जी। हाँ जी, जितना कॉस्ट जो आपने लागत लगाया है उस पर्टिकुलर चीज का जो कॉस्ट है वो कॉस्ट आपका ड्राइंग्स में आएगा, सेल प्राइस नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए, वाउचर। वाउचर क्या है? सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। अकाउंटिंग आपको कहती है कि आप कोई भी खर्चा तभी रिकॉर्ड करो जब उसका कोई डॉक्यूमेंट्री सपोर्ट हो। मतलब अब मान लीजिए कि मैं अगर गाड़ी में पेट्रोल डलाकर आया, लेट सपोज मैंने 1000 रुपए का पेट्रोल डलाया, तो मैं बिजनेस में जो अपने खर्चे को रिकॉर्ड करने गया, मैंने लिख दिया भैया मेरा पेट्रोल का खर्चा हुआ 1000 रुपए का। चलो ठीक है, लेकिन कल जब ऑडिटर आएगा वो बोलेगा कि ये 1000 रुपये आपने जो पेमेंट किया है पेट्रोल वाले को, उसका सबूत दिखाइए। कुछ बिल दिया होगा पेट्रोल पंप वाला आपको, वो बिल दिखाइए। अगर वो डॉक्यूमेंट, अगर वो बिल नहीं है तो ये खर्चा भी आपका मान्य नहीं है। ठीक उसी तरीके से अगर इनकम टैक्स वाले आ गए तो वे लोग भी ऐसे खर्चों को नहीं मानेंगे, और वो क्या बोलेंगे? इनकम टैक्स वाले बोलेंगे कि जो भी खर्चा आपने यहाँ पर दिखाया है, अगर इसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो खर्चा हुआ ही नहीं है। आप झूठ मूठ का खर्चा यहाँ दिखा के अपना प्रॉफिट कम करके टैक्स कमती भर रहे हो। तो इसीलिए ये एक इंपॉर्टेंट रूल है अकाउंटिंग का कि जब कभी भी आप कोई अकाउंटिंग कर रहे हो, कोई भी खर्चा रिकॉर्ड कर रहे हो, चाहे वो 2 रुपए का क्यों ना खर्चा हो, उस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना जरूरी है। अब यहां पर देखिए, ए वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग एन एक्सपेंस और ए पेमेंट। अगर आपने कोई पेमेंट किया, इसीलिए खुद सोचिए कि बहुत सारी कंपनी में क्या बनता है, कुछ एक पंचिंग मीडिया बनता है। पंचिंग मीडिया, इसमें पूरी डिटेल रहेगी उसकी कि हमने कितना पेमेंट किया, कितना टैक्स काटा, और उस पंचिंग मीडिया के पीछे कुछ के सपोर्टिंग बिल्स वगैरह रहेंगे। ये बिल में जो गुड्स था वो गुड्स हमको रिसीव कब हुआ, इसका गुड्स जो वेरिफिकेशन कब हुआ, इस गुड्स का हमने बिल पास कब किया, फिर ये जो बिल आया है ये बिल हमारा जीएसटी डिपार्टमेंट वाले ने चेक किया कि भैया बिल में जो जीएसटी है सब कुछ सही है कि नहीं है। तो ये सारा प्रोसेस होने के बाद हमने उसकी फाइल बना दी और लास्ट में हमने उसको पेमेंट प्रोसेस करके दे दिया, रिलीज कर दिया पेमेंट। अब कल अगर ऑडिटर आता है या इनकम टैक्स वाले आते हैं, बोलते हैं भैया ये खर्चा आपने कैसे दिया, किसको दिया, कोई दिक्कत नहीं, जाइए फाइल में से वो डॉक्यूमेंट निकालिए और उसके सामने रख दीजिए। तो ये आपका क्या हो गया, एक ऑथेंटिक हो गया। तो ये क्या होता है आपका वाउचर। वाउचर क्या है? दीज आर डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस सपोर्टिंग एन एक्सपेंस और पेमेंट। आपने किसको खर्चा दिया, को पेमेंट दिया, क्यों दिया, वो सबका एक प्रूफ होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद टर्नओवर, सिंपल, एकदम सिंपल, जितना आपने सेल्स किया वो भी बिफोर टैक्स या फिर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स। टैक्स को छोड़ दो। लेट सपोज मैंने 1000 रुपए का एक बैग था, उसके ऊपर मैंने 180 रुपए जीएसटी कलेक्शन किया और कुल मिला के 1180 रुपए का मैंने कस्टमर को बेच दिया, कस्टमर से 1180 ले लिया। तो यहां पर ये जो 180 है ये तो जीएसटी है, गवर्नमेंट का पैसा है, ये पैसा हमारा है ही नहीं, हम तो बस एक मीडिएटर हैं, कस्टमर से ले रहे हैं, गवर्नमेंट को दे रहे हैं, तो इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। हमारा सेल्स कौन सा है? 1000 रुपए। तो एक पर्टिकुलर पीरियड में आपने जो भी गुड्स बेचा, आपने जो भी सर्विस बेची, उसके बाद आपको जो पैसा मिला, जो रेवेन्यू आपको मिला, वो आपका क्या कहलाता है? टर्नओवर। तो देखिए, टर्नओवर रेफर्स टू द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड। आपने एक पर्टिकुलर पीरियड में टोटल कितना रेवेन्यू जनरेट किया, वो आपका कहलाता है क्या? टर्नओवर। नेक्स्ट, नेटवर्थ। नेटवर्थ मतलब क्या? एसेट्स माइनस लायबिलिटी। भैया
आपका एग्जैक्टली आज की तारीख में कितना वर्थ है, कितनी वैल्यू है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम वही एग्जांपल लेते हैं कि एसेट थे मेरे 100 रुपए के, और उसमें से अगर मुझे 70 रुपए दूसरों के लौटाने हैं, तो भैया मेरा अपना कितना नेटवर्थ 30 रुपीज़। ये कब काम आता है? जब आप अपने बिजनेस को बेचने जाते हो किसी और को, तो सामने वाला बोलता है भैया आपका नेटवर्थ कितना है। आप तो बोलोगे कि सर मेरे पास इतने करोड़ के एसेट्स हैं, इतने फलाना है ढिकाना है, लेकिन वो बोलेगा नहीं, मुझे उससे मतलब नहीं है, क्योंकि आपके जितने एसेट्स होंगे उतने ही आपके क्या होंगे, उसके अप्रोक्सीमेट लायबिलिटी भी होंगी। तो अगर मैं एसेट ले भी लिया 1000 करोड़ के, तो लायबिलिटी तो चुकानी पड़ेगी। तो एसेट लेने के बाद, लायबिलिटी चुकाने के बाद मेरे हाथ में क्या बचा? दैट्स कॉल्ड नेटवर्थ। तो नेटवर्थ इज द डिफरेंस बिटवीन अ बिजनेस एसेट्स एंड लायबिलिटी। एक बिजनेस का जो टोटल एसेट्स है और जो टोटल लायबिलिटी है, इन दोनों का डिफरेंस ही आपका नेटवर्थ कहलाता है। फिर बात करते हैं इंसॉल्वेंसी की। इंसॉल्वेंसी मतलब सिंपल भाषा में दिवाला निकल गया। मतलब अब मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं आपके पैसे चुका सकूं। या फिर ऐसे ले लें कि भैया मेरी जेब में है 100 रुपए, लेकिन मैंने लोन ले रखा है 200 रुपए का, यानी कि जो मेरी लायबिलिटी है वो मेरे एसेट से ज़्यादा है। 100 रुपये है मेरे पास, चुकाने हैं 200, एसेट 100 रुपया, लायबिलिटी 200 रुपया। तो ऐसे केस में मैं क्योंकि वो पैसे चुका नहीं पाऊंगा, तो मैं इंसॉल्वेंट हो गया। तो इंसॉल्वेंसी मीन्स इट ऑकर्स व्हेन अ बिजनेस इज अनेबल टू पे इट्स डेट्स। जब बिजनेस अपना कर्ज नहीं चुका सकता तो वो इंसॉल्वेंट हो जाता है। ए सिचुएशन व्हेन द लायबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस एक्सीडेड इट्स एसेट्स। मतलब मेरा एक लोन लिया था 200 रुपए का, और मेरा जो एसेट है, जो कैश बैलेंस है, वो 100 रुपए का है। तो ये एक ऐसा सिचुएशन हो गया जहां पर लायबिलिटी मेरी ज़्यादा है एसेट से। तो ये सिचुएशन इंसॉल्वेंसी वाली हो सकती है। जी सॉरी सर, मैं जरा सुन नहीं पाया, फिर से रिपीट कीजिए। इक्विटी एंड नेटवर्थ। सर देखिए, ब्रॉडली देखा जाए ना तो कुछ बहुत ज़्यादा विशेष अंतर नहीं है इसके अंदर। ब्रॉडली बहुत ज़्यादा विशेष अंतर इसके अंदर नहीं है। अगर हम बात करें इक्विटी की, तो इक्विटी में क्या हो सकता है, आपने जितना पैसा लगाया, मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि आपने 30 रुपए खुद के लगाए थे, ये शेयर्स वाले हैं। फिर आपने एक लोन लिया, आपने एक लोन लिया 70 रुपए का, टोटल आपका हो गया 100 रुपए, ठीक है। और आपके पास अब बैंक में पैसे हैं 100 रुपए। ये मेरा नॉर्मल स्टैंडर्ड सिचुएशन, ठीक है। अगर आपको बोला जाए भैया इक्विटी कितने की है, इक्विटी मेरी 30 रुपए की है, क्योंकि इतना मैंने लगाया था, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब जब बात आती है नेटवर्थ की, नेटवर्थ की देखिए, हुआ ये कि किसी कारण से मैं बिजनेस को चला नहीं पाया और डे टू डे खर्चे भी नहीं दे पाया। अब क्या हो जाएगा, अब यहां पर जो मेरा लोन था 70 रुपए का, आपको क्या लगता है उसके ऊपर बैंक इंटरेस्ट नहीं लेगा? बैंक इंटरेस्ट लेगा उसके ऊपर, है कि नहीं? तो ये जो आपका लोन था, ये बढ़ते बढ़ते अब क्या हो गया, हो सकता है कि ये आपका बढ़कर 70 से 80 हो जाए, हो सकता है ना। आप अगर लोन उसका ब्याज नहीं दिए तो जो 70 रुपए का लोन था वो बढ़कर क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। आपके पास अवेलेबल कितना है, 100 रुपए। तो 100 रुपए अवेलेबल है, 80 रुपया तो बैंक के लोन में चले जाएगा। तो जो बैलेंस बच रहा है वो कितना बचा, वो बचा इस 100 में से अगर 80 चले गया तो बचा कितना, 20। लेकिन इक्विटी कितने की थी, 30 रुपए की। उन लोगों ने एक्चुअली जो पैसा डाला था वो 30 का डाला था, लेकिन आज की तारीख में जो 30 रुपए आपने डाला था, मैक्सिमम कितना लेके जाओगे, 20 रुपए। तो ये क्या हो गया, आपका नेटवर्थ हो गया। आप लगाए थे, इसीलिए देखिए जो इक्विटी शेयर्स की बात होती है ना,
तो वहां पर बहुत कम चांसेस होते हैं कि भैया आपको वो पैसा पूरा मिल जाए, क्योंकि कंपनी वो पैसा जल्दी से नहीं लौटाती अनलेस एंड अनटिल कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन ना अराइज हो जाए, जैसे कि बाय बैक ऑफ शेयर्स। कब तक कंपनी उन पैसों को नहीं लौटाती? वो पैसा कब मिलता है? जब कंपनी डूब जाती है। आप खुद सोचिए, आप अगर अपने बिजनेस में पैसे लगाए, आपने बिजनेस में पैसा लगाया 1,00,000 रुपए, तो ये आपका क्या है? कैपिटल है। आपने 1,00,000 लगाया, लेकिन आज से 5 साल बाद आपका बिजनेस डूब गया, आप क्या करोगे? आपके जितने भी एसेट थे सबको बेच दोगे, जिन लोगों को पैसे चुकाने थे उसको चुका दोगे। अब बाद में कुछ हाथ में बच गया तो वो आप अपने पास रखोगे एज अ, भैया मेरा जो कैपिटल लगा था उसका मेरे को रिटर्न मिल गया, ऐसे सोच के रखोगे। तो इट मे बी पॉसिबल कि जो आपने लगाया था कैपिटल वो स्टार्टिंग में 1,00,000 का था, लेकिन जिस दिन आपकी दुकान बंद हुई वो 1,00,000 जीरो भी हो सकता है, वो 1,00,000 10,00,000 भी हो सकता है। तो इक्विटी जो आपने इन्वेस्ट कर दिया वही रह गया, लेकिन नेट वर्थ वो बढ़ भी सकता है, वो घट भी सकता है। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। सिंपल वर्ड्स, कोई भी एक पर्टिकुलर चीज को बनाने में कहां कहां पर कितना लागत आ रहा है वो हमारा कॉस्ट होता है। तो कॉस्ट इज द मनी स्पेंट टू एक्वायर एन एसेट और प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट और सर्विस। जी हाँ, हमने जो मनी स्पेंड किया, जो आप पैसा खर्च कर रहे हो, किस लिए खर्च कर रहे हो? एक्वायर एन एसेट, कोई एक एसेट को एक्वायर करने के लिए आपने जो पैसा खर्च किया वो उसका कॉस्ट होता है। या फिर कोई एक सामान आप बना रहे हो, आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, आप कोई सामान बना, लेट्स सपोज ये मेरी मिसाइल है, ये एक मिसाइल मैं बनाता हूं, इसको बनाने में मैंने जो भी खर्चा किया, इसमें रॉ मटेरियल लगा, रॉ मटेरियल में मान लीजिए कि लोहे की बॉडी है, आयरन लगा, इसमें बम बारूद लगा, इसमें इंजीनियरिंग का कुछ कॉस्ट लगा, तो ये सारा जो भी मैं कॉस्ट इस पर लगा रहा हूँ, जो भी मैं पैसे इस पर खर्च कर रहा हूँ इसको बनाने के लिए, ये क्या हो गया? उसका कॉस्ट हो गया। और इस कॉस्ट में जब मैं अपना कुछ प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर देता हूँ तो फिर क्या बन जाता है? मेरा सेल प्राइस बन जाता है। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल प्राइस। ठीक है। देन बैड डेट्स, मतलब ये क्या? ये तो बहुत सिंपल हमने बताया था, उधार। अगर आपने किसी को उधार पे पैसे दिए हुए हैं तो वो आपका डेट्स कहलाता है। लेकिन जिसको आपने पैसे दिया, चाहे उधार में कैश के रूप में दिया, चाहे आपने उधारी में उसको सामान बेचा, अब उससे पैसे लेने वाले हो, लेकिन उन पैसों में से कुछ ऐसे पैसे हो सकते हैं जो आपको कभी ना मिले, जो पैसे डूब गए। चाहे लेट सपोज मैंने जिसको पैसा दिया था, मैंने विजय माल्या को 100 करोड़ रुपए दिए थे कि ले अपनी कंपनी में यूज कर। अब विजय माल्या ही भाग गया तो भैया मुझे पता चल गया ये पैसा मेरा डूब गया, अब ये पैसा नहीं मिलने वाला, तो वो पैसा क्या हो गया? बैड डेट। जो पैसा आपका डूब गया इन द सेंस, मतलब जो पैसा अब आपको नहीं मिलने वाला, वो आपका होता है बैड डेट्स। तो बैड डेट्स आर डेट्स दैट आर अनलाइकली टू बी कलेक्टेड, मतलब चांसेस उसकी बहुत ही ज्यादा कम है कि वो पैसा मेरे को मिलेगा। अब याद कीजिए, मैंने आपको बताया था एक कंसेप्ट, क्या? कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। याद आया? कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल बोलता है कि अगर आपको लग रहा है कि आपका कुछ लॉस हो सकता है, उसको आज ही मान लो। तो जब 31 मार्च को मेरा अकाउंट्स में क्लोज कर रहा था, उस दिन मुझे पता चला कि विजय माल्या भाग गया, अब वो पैसे नहीं मिलने वाले, तो मैं क्या कर रहा हूं? यहां पर एक सिचुएशन ऐसी पैदा हो गई कि जो विजय माल्या से मेरे को पैसा लेना था, अनलाइकली टू बी कलेक्टेड, अब चांसेस बहुत कम है कि वो मिलेगा। तो मैं जब अपना प्रॉफिट लॉस बनाऊंगा, तो प्रॉफिट लॉस में मेरा जो डेबिट साइड होता है, जहां पर हम सारे खर्चे रिकॉर्ड करते हैं, वहां पर मैं दिखाऊंगा भैया मेरा बैड डेट्स हो गया 100 करोड़ रुपए का, ये खर्चा मान लिया मैंने, ये डेट्स जो मिल सकता था अब नहीं मिलेगा, ये बैड डेट्स हो गया, इसको मैं रिकॉर्ड कर दूंगा। ओके,
इसके बाद का जो ये हमारा पार्ट है अदर फाइनेंशियल टर्म्स, ये सर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि हमारी क्लास की ड्यूरेशन काफ़ी लंबी हो चुकी है, अभी और लंबी जाएगी। ये जो पार्ट है ये हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स सीखने मिले होंगे और बहुत कुछ अच्छा नॉलेज आपको मिला होगा। तो मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ सर बोलिए। हाँ जी सर, अब देखिए, अब जिन लोगों को लेट हो रही है ना वो लोग जा सकते हैं, और जिनको बहुत अच्छा डिस्कशन करना है वो रुक सकते हैं। सर ने बहुत ही अच्छा है कि यहाँ पर एग्जांपल दिया मेरे को कि बैड डेट को जो हम यूज कर सकते हैं एज अ प्रॉफिट कम करने के लिए टूल। चलिए आज मेरे को लग रहा है कि हम कुछ फ्रूटफुल डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि आपके तरफ से क्वेश्चन आ रहे हैं, अदरवाइज वन वे कम्युनिकेशन हो रहा था, सिर्फ मैं ही बोले जा रहा था। देखिए अब यहां पर क्या हो रहा है कि कंपनियां बैड डेट्स को अपना प्रॉफिट कम करने के लिए दिखा सकती हैं। ठीक है, दिखाओ, दिक्कत नहीं, लेकिन जब ईयर एंडिंग होगा तब एक इंसान आएगा आपके यहां जिसका नाम रहेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो बोलेगा कि भैया आपने बैड डेट्स दिखा दिया, हमको इसका कुछ प्रूफ दिखाइए कि आपने किस आधार पे इस लॉस को बुक कर लिया। तब आप क्या दिखाओगे उसको? आप दिखाओ कि विजय माल्या को हमने लोन दिया था, देखो विजय माल्या भाग गया, ये न्यूज में उसकी रिपोर्ट आ गई, हमने उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा दिया। अब देखो प्रूफ होना जरूरी है, और उसके बाद डायरेक्टली मन इच्छा नहीं कर सकते, ये फिर मैनेजमेंट अप्रूव भी करेगा, बोर्ड में आप डालोगे। अगर आप एक कंपनी हो तो आप इस सिचुएशन को बोर्ड में प्रेजेंट करोगे और बोलोगे कि देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये हमारा सिचुएशन है, अब आप इसको अप्रूव करेंगे तो हम यहां पर इस खर्चे को रिकॉर्ड करेंगे। सारे एविडेंस आपको रेडी रखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि भैया प्रॉफिट यहां पर 100 करोड़ दिख रहा है, चलो उसको कमाने के लिए 100 करोड़ का बैड डेट दिखा दें, टैक्स ही नहीं देंगे, नहीं होगा, आप पकड़े जाओगे। समझ में आया सर? कुछ और डाउट है तो पूछिए, मोस्ट वेलकम। हाँ सर बताइए। हाँ जी सर, सेम नहीं है, बैड डेट्स अलग चीज है। बैड डेट्स में सामने वाला जिसको मैंने सामान दे रखा है उधारी पे, जिससे मैं पैसे लेने वाला हूं, वो डूब गया, सामने वाला बर्बाद हो गया, सामने वाला बर्बाद हो गया, वो डूब गया, तो मेरे लिए बैड डेट हो गया। लेकिन जब मैं ही बर्बाद हो गया, मैं अपने पैसे नहीं चुका पा रहा, तो मैं इंसॉल्वेंट हो गया। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि आपके लिए जो डेटर था, आपका डेटर जिससे आप पैसे लेने वाले हो, आपका डेटर अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उस केस में जितना पैसा आपको ये डेटर देने वाला था, इतना पैसा आपके लिए क्या बन गया? बैड डेट्स बन गया। जी हां, अब इस पैसे को आप रिकॉर्ड कर सकते हो, और जब आपका सीए आके डिटेल मांगेगा तब आप सीए को आपके इस डेटर का इंसॉल्वेंसी सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देना कि सर देखिए कोर्ट का आदेश है कि ये इंसान इंसॉल्वेंट हो गया है, और इसीलिए हमारी कंपनी के बोर्ड ने ये डिसाइड किया इस पैसे को बैड डेट मान के ऐसा रिकॉर्ड कर दो। फ्यूचर में हो सकता है ये आदमी अच्छा आदमी निकले, और फ्यूचर में जब पैसे कमाएगा वो कंपनी को पैसे चुका देगा, जब चुकाएगा तब कंपनी उसको इनकम मान लेगी। ये मेरा बैलेंस शीट है, ठीक है। बैलेंस शीट में यहां पर मेरा कैश बैलेंस है 100 रुपए का, और मेरा लोन है या फिर जिसको मुझे पैसे चुकाने हैं
मान लीजिए मेरा सन्ड्री क्रेडिटर लोग हैं जिसको मुझे पैसे चुकाने हैं, वो हैं 150 रुपये के फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। 100 रुपये का कैश है और 1500 रुपये चुकाना है। अब ये लोग हाय हल्ला मचा रहे हैं, भैया हमको हमारे पैसे दो, मेरे पास पैसे नहीं है। ये क्रेडिटर लोग मेरे को बार बार फ़ोन करके परेशान कर रहे हैं कि सर मेरे को पैसे दो वरना आपको मार डालेंगे, रास्ते छेक देंगे, बेटे को किडनैप कर लेंगे। इस तरीके से मुझे मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। तो मैं क्या किया, मैं ये जो मेरा डेटा है ये डेटा लेके चले गया कोर्ट के पास। कोर्ट को बोला कोर्ट प्लीज़ मुझे बचाओ, ये मेरा बिजनेस का एक्चुअल पिक्चर है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ टोटल 100 रुपये हैं लेकिन चुकाने हैं 150 रुपये। किसी कारण से ऐसा सिचुएशन आ गया कि मैं उनके पैसे अब नहीं चुका सकता और ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट एक ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट करेगा आपके लिए। वो लिक्विडेटर आके आपके पूरे जो भी आपके पास एसेट लायबिलिटी है वो उसको अपने अंडर ले लेगा। अपने अंडर लेने के बाद फिर वो क्या करेगा, पहले आपके पास 100 रुपये था, उस 100 रुपये में से वो लिक्विडेटर जो अपना फीस पहले काट लेगा, मान लीजिए उसका फीस 10 रुपये था, वो अपना फीस 10 रुपये रख लेगा। फिर इस 100 रुपये में से अगर कोई गवर्नमेंट का टैक्स का पैसा है, जीएसटी इनकम टैक्स है, तो वो माइनस करके पहले गवर्नमेंट को चुका देगा। फिर अगर मान लीजिए कोई लेबर का पैसा है, आपने अपने यहाँ पर लेबर रखा था, स्टाफ रखा था जिसकी सैलरी आप नहीं दे रहे हो, तो उनका पैसा पहले माइनस कर देगा, लेट सपोज 10 रुपये। अब बैलेंस जो बचा 70 रुपये। अब इस 70 रुपये में से इन लोगों को वो क्या बोलेगा कि भैया 70 मिलेगा आपको, मतलब 150 के बदले 70। अब प्रोपोर्शनेटली जितने लोग हैं उनको वो बांट देगा और फिर उसके बाद कोर्ट एक ठो इंसॉल्वेंसी सर्टिफिकेट निकालेगा। इंसॉल्वेंसी सर्टिफिकेट जो कि इस आदमी के नाम पे रहेगा, यहाँ पर लिखा रहेगा कि मिस्टर XYZ इस तारीख से इंसॉल्वेंट हो गया है। अब इस आदमी को कोई भी अगर कॉल करके रास्ते में रोक कर परेशान करेगा तो कोर्ट उसके खिलाफ एक्शन लेगा, क्योंकि हमारा भारत का संविधान हमको जीने का अधिकार देता है। तो अगर आप किसी आदमी को ऐसे मेंटली टॉर्चर कर रहे हो तो वो आदमी टेंशन में आके सुसाइड कर सकता है। तो इसलिए कोर्ट यहाँ पर बीच में आके आपकी रक्षा करती है। तो जब आपके पैसे डूब गए तो ये जो आदमी है ये अपने इन क्रेडिटर लोगों को क्या बोलेगा कि सर ये देखो मेरा कोर्ट का इंसॉल्वेंसी सर्टिफिकेट, अब मेरा जो डेट आपके ऊपर था आप उसको बैड डेट मान लो क्योंकि मैं नहीं चुका सकता। जी सर, हाँ जी बोलिए। दोनों होता है सर। कोर्ट यहाँ पर इंडिविजुअल के लिए भी इंसॉल्वेंसी निकालती है और कंपनी के नाम से भी निकालती है। लेकिन कंपनी का जो होता है ना उसे कहते हैं हम लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी, उस प्रोसेस को कहते हैं लिक्विडेशन या फिर डिसोल्यूशन। लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी, जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए फ्यूचर रिटेल। आपको पता ना बिग बाजार, आप लोगों ने सुना होगा बिग बाजार एक बहुत बड़ा एक कंसेप्ट था। अब बिग बाजार क्या हो गया, वो इंसॉल्वेंट हो गया, वो अपने खर्चे ही नहीं संभाल पाया। तो उसने कोर्ट में आवेदन दिया कि कोर्ट अब मैं पैसे नहीं चुका पाऊंगा, आप मुझे लिक्विडेट कर दो। तो कोर्ट ने एक लिक्विडेटर अपॉइंट किया जो बिग बाजार का सारा एसेट वगैरह सब कुछ ले लेगा, उसको बेच के उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देगा, कहानी खत्म हो जाएगी और कुछ दिन के बाद बिग बाजार सिर्फ हिस्ट्री में आएगा। इंसॉल्वेंसी दोनों की होती है, इंडिविजुअल की भी होती है, कंपनी की भी होती है। थैंक यू सो मच सर।